That's a very good morning to all of you. Class, good morning to all of you. क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Can we start? In the previous lecture हम लोगों ने जहाँ तक बात की थी वो था अराउंड इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है. उसके बाद हम बात करने जा रहे थे एक ऐसे क्वांटिटी के बारे में जिसका नाम है क्या? उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है. आज हम उसके बारे में बात स्टार्ट कर रहे हैं. सो द टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज ई. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी वैल्यू है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का कोलिजन कर रहा है. तीन तरह के कोलिजन है: इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सपरेशन divided by relative speed of approach. अब what is the meaning of relative speed of separation? क्या आप ये बात जानते हैं कि टकराने के बाद एक आधी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं. एक आधी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते. सेपरेशन वर्ड यहां पे इस चीज के बारे में बताता है कि टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, उनका आपको डिफरेंस लेना है. क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव स्पीड के अंदर हम लोग एक दूसरे को माइनस करते हैं. जैसे मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में सिखाया होगा कि अगर हम वी ए बी लिखते हैं तो इट्स लाइक वी ए माइनस वी बी, राइट. सो रिलेटिव स्पीड होगा v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1. अप्रोच यानी कि जिससे वो पास में आ रहे हैं, यानी कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी वो होती है जिससे ये लोग पास में आते हैं. और रिलेटिव ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन का मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जिससे ये लोग दूर दूर जाते हैं. अगर आप इन दोनों वेलोसिटीज को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करो और उनका डिवीजन करो, तब जो आंसर आएगा दैट विल गिव यू द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अगर मैं ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, सबसे पहले हमारे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए अगर मुझे ये पता करना है कि E का वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है, तो मैं क्या करूंगा. मुझे इतनी बात तो याद है कल के लेक्चर में कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जॉइन टुगेदर हो जाते हैं. दूसरी बात मुझे ये याद थी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी टकराने के बाद सेम हो जाती है, अगर आपको याद होगा तो. अगर मैं यही चीज इस वाले फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करूं तो आप साफ साफ समझ रहे हैं कि अगर V2 और V1 दोनों एक दूसरे के बराबर है
तो इनको माइनस करके आंसर 0 आएगा, यानी कि ई का आंसर भी 0 आएगा। दिस मच सिंपल इज फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए इतने सिंपली ई का वैल्यू आ जाता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, इतने सिंपली आप वहां पे ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर कभी क्वेश्चन में आपको ई का वैल्यू 0 दिया जाए, या कभी क्वेश्चन में या एंट्रेंस में बोला जाए कि एक ऐसा कोलिजन हुआ जिस कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 थी, तो आप साफ साफ समझ जाना कि इस वाले कोलिजन में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात की जा रही है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ना होते हुए सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा? सिर्फ इलास्टिक कोलिजन, तो ई की वैल्यू क्या होगी, हमें इसके बारे में बातचीत करनी। बट उसके पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको स्टार्टिंग का ई का फॉर्मूला और जो मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू निकाली, क्या आपको ये समझ में आई? क्या ये दो बात आप लोग के दिमाग में क्लियर है? यस सौरभ। बाकी लोग, क्या आप लोग को ये चीज समझ में आई? एक्चुअल में जो ई का फॉर्मूला है सौरभ, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ वी एस अपॉन यू ए, ठीक है। एक माइनस साइन आता है पहले, जिसके वजह से ऊपर की वेलोसिटीज फ्लिप हो गई हैं। एक्चुअल में इट इज माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ठीक है। इस माइनस साइन की वजह से ये फ्लिप हो जाता है, पर ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप एक ही फॉर्मूला याद रखें और इस एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे आप अपना काम कर सकते हैं इजीली। यस सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब E बराबर 0 होता है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग फॉर द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वन ऑफ द वेरी फेवरेट चीज है हमारी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम दो प्रकार की चीजें कर सकते हैं। वो दोनों प्रकार की चीजें ये हैं कि सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। वैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते थे, पर हमें वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि v2 बराबर v1 है, उसको हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुटअप किया और हमको फाइनल आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हमें इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। ये दोनों की दोनों चीजें आपके इलास्टिक कोलिजन के अंदर होती हैं। तो हमें ये दोनों की दोनों चीजें अप्लाई करनी है और हमें देखना है कि इलास्टिक कोलिजन का फाइनल आउटकम कैसे आता है। तो सबसे पहले अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ सिस्टम is equal to total momentum after collision of system। ये बात कल से 50 बार हो गई है, प्लीज पुट इट इन योर ब्रेन्स। मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि m1u1 प्लस m2u2, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी कि m1v1 प्लस m2v2। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक काम करते हैं, सिमिलर टर्म्स को थोड़ा साथ में लिख लेते हैं ताकि हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग लिखते हैं m1u1 प्लस m1v1 बराबर
M2V2 माइनस, सॉरी यहां पे भी माइनस आएगा, M2V2 और यहां से M2U2। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, M1V1 के टर्म को इस तरफ लेके आया तो माइनस साइन आ गया, और M2U2 टर्म को उधर लेके गया तो माइनस साइन आ गया। पहले वाले टर्म में से क्या हम M1 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो गया U1 माइनस V1, और यहां से M2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा V2 माइनस U2। लेट्स पुट दिस इन अ डब्बा and assume this as equation A and also put this in a डब्बा, because ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। assume this as an equation number 1। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस सिमिलर टर्म्स को साथ में किया, M1 को कॉमन, यहां से M2 को कॉमन, आपका इक्वेशन नंबर A तैयार है। इक्वेशन नंबर A का इस्तेमाल हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल भी हम वापस कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। तो फिलहाल ध्यान देते हैं कि हमारे पास दूसरी कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन में हमने यह भी पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी बिफोर कोलिजन बराबर होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हम कैसे लिखते हैं? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं जहां पे भी आपको इनिशियल वेलोसिटीज नजर आएगी वो आपका काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगा, जहां पे भी आपको फाइनल वेलोसिटीज नजर आएंगी वो आपका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगा। अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम यहां से हाफ 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 और हाफ को बाय बाय बोल सकते हैं, क्योंकि सब तरफ हाफ है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। सिमिलर टर्म्स को साथ में करो, m1 u1 स्क्वायर हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, माइनस m1 v1 स्क्वायर हो सकता है, m2 v2 स्क्वायर हमें यहां दिखाई दे रहा है, ये टर्म उस साइड ले लो, माइनस m2 u2 स्क्वायर जरूर हो सकता है। क्या हम यहां से m1 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, m1 कॉमन ले लीजिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या हम यहां से m2 कॉमन ले सकते हैं? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दिस, a प्लस बी a माइनस बी। क्या हम यहां पे भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। फॉर्मूला लगाने के बाद इसको डालिए डब्बे में, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर बी। अब हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 निकाल के रखी थी, और हमने इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर ए निकाल के रखी थी। ये इक्वेशन नंबर ए है, और यहां पे इक्वेशन नंबर बी है। मैं इक्वेशन नंबर ए वापस नीचे की तरफ लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर ए क्या थी? m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। वापस मैं इसको डब्बे में डाल देता हूं, और ये था हमारा इक्वेशन नंबर ए बराबर। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या होगा। तो समझो इधर ही इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं ना, मतलब हमारे सामने ही सब कुछ है, तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है। इधर ही इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहां पे एक डिवीजन का साइन डाल दो, और यहां पे भी एक डिवीजन का साइन डाल दो। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं नीचे ऊपर m1 कैंसिल होगा, और नीचे और ऊपर u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 कैंसिल होगा।
यहां पे M2 कैंसिल होगा, यहां पे V2 माइनस U2 और V2 माइनस U2 यहां से कैंसिल होगा। तो क्या बच रहा है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद? क्या बच रहा है? डिवाइड B एंड A, बराबर है। तो डिवाइड करने के बाद यहां बच रहा है U1 प्लस V1 और यहां बच रहा है V2 प्लस U2, राइट। देख सकते हैं आप, सब कुछ कैंसिल होने के बाद यहां पे U1 प्लस V1, यहां पे V2 प्लस U2। अब क्या कर सकते हैं, क्यों ना सिमिलर टर्म्स को वापस सामने लेके आ जाए। सिमिलर टर्म्स यानी कि क्या, यहां पे कौन से सिमिलर टर्म्स है जिनको हम साथ में लिख सकते हैं? जैसे कि U को U के साथ लिखो और V को V के साथ लिखो। U1 माइनस U2, V2 माइनस V1, बराबर है। आप देख सकते हैं यहां पे U2 प्लस में था, वो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहां पे V1 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग यहां लिख सकते हैं 1 बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। क्या किया मैंने, किसी को समझा? इस U1 माइनस U2 को मैंने V2 माइनस V1 के नीचे लेके आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन हियर दैट विल कम डाउन एज अ डिवीजन। तो यहां कितना बचेगा? यहां 1 बचेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ये इक्वेशन कहीं ना कहीं तो देखी है, अगर आपको याद आएगा तो ये E का फॉर्मूला है, देखा ऊपर यही E का फॉर्मूला लिखा था मैंने। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि E का वैल्यू 1 आएगा। काम खत्म। इसी चीज का हमें था इंतजार। मैंने आपसे कल ही कहा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन और आपके इसकी इक्वेशन, किसकी? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ आपने एक नमूना देखा है उनका यूज का, आगे जाके अगर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे एंट्रेंस वगैरह में, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ भी नहीं किया है, अगर आप देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल। द फर्स्ट ए इक्वेशन दैट्स द येलो वन, आप लोगों ने फाइंड किया फ्रॉम दिस थिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और आपने सेकेंड इक्वेशन फाइंड किया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। सो हमारा E का वैल्यू आ रहा है 1 फॉर ये किसके लिए हमने किया? दिस इज फॉर इलास्टिक कोलिजन। यानी कि क्लास, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि यार दो लोगों ने कोलाइड किया पर उनका E1 है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये टाइप का कोलिजन एक इलास्टिक कोलिजन है। ये टाइप का कोलिजन कैसा है? एक इलास्टिक कोलिजन है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? सिंपल एंड स्वीट। अभी तक से दो लोगों के बारे में आपने बात कर ली, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आपका E का वैल्यू 0 होगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए आपका E का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चलिए, आयुष विश्वकर्मा, आप थे लेक्चर में कि नहीं थे? या आप अभी अभी आए हो, या आप कल नहीं थे? आयुष विश्वकर्मा, यू वर देयर इन द लेक्चर फ्रॉम द स्टार्टिंग? कल के एंडिंग में थे आप कि चले गए थे? दो बार E को पढ़ाने के बाद अब आप मुझे पूछते हो व्हाट इज E, तो अभी क्या बताने का आपको? बोलो। ये हमने E परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए निकाल लिया, इलास्टिक कोलिजन के लिए भी निकाल लिया। अब आप मुझसे सवाल पूछते हो व्हाट इज E, इसका मतलब आप या तो कल के एंडिंग पार्ट में नहीं थे, या तो आज के स्टार्टिंग पार्ट में नहीं थे, या तो आप होके भी नहीं थे। पता नहीं व्हाट इज द प्रॉब्लम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी अब तीसरा क्या बाकी है? व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट्स रिमेनिंग? कौन सा कोलिजन अभी बाकी है अपना? परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, इलास्टिक हो गया, अभी कौन सा बाकी है क्लास? सिर्फ और सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन। शुक्र मनाइए, इसका कोई डेरिवेशन पार्ट आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। तो इस चीज के लिए आप डायरेक्टली एक बात याद रखें कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आप जानते हैं कि E बराबर आपका 0 था। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए
जो आपकी ई की वैल्यू होती है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था क्लास आपको 0.8, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था मैंने आपको 0.8। तो अगर ऐसा कुछ आपका ई का वैल्यू आता है तो आप पहचान जाइए कि वो एक इन इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू है। तो टू समराइज अगर हम हमारे समरी को एक जगह पे लिखना चाहें जो आगे आपके काम आ सकता है, अगर हम बात करते हैं फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्लास ई का वैल्यू कितना होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू कितना होता है? 0। इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू कितना होता है क्लास? 1। एंड इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसके बीच में। डन। यस, 0.5 भी हो सकता है। 0 और 1 के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। एनीथिंग सौरभ, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1। अब आप मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए सर 0.1 होगा तो क्या होगा सर, हाँ 0.5 होगा तो सर क्या होगा सर, 0.9 होगा तो क्या होगा। 0 और 1 के बीच में आपको समझ में आता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नंबर बिटवीन 0 एंड 1? 0 एंड 1 के बीच में क्या सबको नंबर समझ में आते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, everybody understands a number between 0 and 1. It's obvious that it will be a decimal number, बराबर है। पर याद रखिए इक्वल टू 0 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर इक्वल टू 0 होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, और इक्वल टू 1 होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा अगर 0 है तो, और इलास्टिक हो जाएगा अगर 1 है तो। इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर है ई का, दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। ये डेटा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्वेश्चंस में यही तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तब आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि क्या बता रहा है। बाय लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, you can predict which type of collision is happening. The next thing what we have to understand here is हमें फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू बतानी है। फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज बतानी, मतलब एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। वैसे अगेन इसका डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, तो जो डेरिवेशंस आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है डिटेल में, वो हम नहीं कर रहे हैं। आपकी फाइनल वेलोसिटीज कौन कौन सी है? आपकी फाइनल वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2। ये आपकी दोनों फाइनल वेलोसिटीज, इनको हमें एक फॉर्मूले में बताना है। इसके लिए हम किस किस चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा इस वाली इक्वेशन का, ये जो डिवाइड करने के बाद आई थी, इस वाली इक्वेशन को मैं मान रहा हूं 2, और एक और ब्लू कलर की इक्वेशन थी, मैंने उसको माना था 1। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों इक्वेशंस को पहले अपने लिए अलग से यहां पे लिख लेता हूं। m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2। ये कौन सी इक्वेशन थी? दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी क्लास, जिसको मैंने डिवाइड करने के बाद लेके आया था? u1 प्लस v1, u2 प्लस v2। ये इक्वेशन कब आई थी? जब आपने
ए और बी को डिवाइड किया था। मैं ऊपर लेके जाता हूं, एक और बार आप उसको देख लीजिए। याद है ये इक्वेशन बी थी, ये इक्वेशन ए था। दोनों को कैंसल आउट करने के बाद जो चीज बची थी u1 प्लस v1 एंड v2 प्लस u2, ये इक्वेशन 2 हमने मानी है, जिसको मैंने अभी वापस नीचे की तरफ लिखा है। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम v1 और v2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स में आप लोगों के लिए यहां पे लिख देता हूं, वो स्टेप्स आप रिमेंबर करें, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है फाइंड v2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये स्टेप नंबर 1 है। v2 को फाइंड करो इक्वेशन नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 है पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। जो v2 की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 2 से, उसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो। स्टेप नंबर 3 फाइंड v1। पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड उसके बाद आप यहां से v1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये 3 स्टेप आपने कर लिए तो आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद आप v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आंखों के सामने स्टेप्स हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा, फाइंड v2 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर मैं यहां से v2 फाइंड करूंगा तो मेरी क्या इक्वेशन आएगी, v2 बराबर u1 प्लस v1 माइनस u2। चेक कर लीजिए, बराबर है। एवरीबडी एग्री कि ये आपके v2 की इक्वेशन है। खाली क्या किया है मैंने, u2 को उस तरफ भेजिए। अगर u2 को उस तरफ भेज दोगे तो माइनस u2 हो जाएगा, बस खत्म कहानी, राइट। अब क्या करना है, अब क्या बोला मैंने आपको सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, जो v2 की वैल्यू आपने निकाली है उसको वापस v1 में पुट करें, ठीक है। तो v1 में पुट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। v1 के लिए आप यहां पे लिख रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2। आप देख सकते हैं यहां पे v2 है, तो ये v2 यहां पुट करना पड़ेगा, u1 प्लस v1 प्लस u2। कर दिया आपने पुट, डन विद द सेकेंड स्टेप ऑल्सो। आप थर्ड स्टेप में फाइंड v1। अब इस चीज को आपको सॉल्व करके v1 निकालना है। सॉल्विंग टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाई है, हम लोग भी सॉल्विंग नहीं दिखाएंगे, सीधा हम v1 का फॉर्मूला लिखेंगे। v1 का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 और बाहर u2। आई नो देखने में खतरनाक लगता है, बट कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। वॉज दैट सिंपल? क्या आप जानना चाहते हैं v2 कैसे निकालेंगे? v2 निकालने का टेक्निक बहुत सिंपल है। अगर आप v1 के लिए हाँ बोलेंगे तो v2 शुरू करेंगे। v2 निकालने का टेक्निक बहुत सिंपल है। शुरू करें v2 निकालने का टेक्निक। क्या करना है पता है, v2 के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। v2 के लिए क्या करना है ध्यान से देखना। स्टेप 4 में उसको मैं लिख रहा हूं, रिप्लेस 1 by 2 and 2 by 1 to get v2। क्या बोला मैंने, जरा मैं आपको लिख के बताता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। रिप्लेस करो जहां पे भी 1 नंबर दिखे उसको 2 से, और रिप्लेस करो जहां पे भी 2 नंबर दिखाई दिए उसको 1 से।
तो आपका काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। V2, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट M1 है, उसको लिखो M2 माइनस M1, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1, डिवाइडेड बाय नीचे M1 प्लस M2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 की जगह पे 2 लिखो या 2 की जगह पे 1 लिखो, M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 एक ही होता है। तो नीचे का तो वैसे वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। U1 है, U2 बना दो, 2 टाइम्स M2 है, M1 बना दो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, U2 है, U1 बना दो, आपका V2 का फॉर्मूला तैयार। एक आधा न्यूमेरिकल हमें इस पे मिल सकता है कि वो हमें इनिशियल वेलोसिटीज और मास दे दें और हमें पूछें कि बताओ फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, तब आप ये वाले फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे और ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फाइनल वेलोसिटीज को निकालेंगे। बोलिए, आर यू गेटिंग दिस? सिंपल सब्स्टिट्यूशंस, काम खत्म। यस यस सौरभ। ये जो आप V1 V2 निकाला है आपने, ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए ही निकाला, क्योंकि आपने जो इक्वेशंस यूज किए हैं 1 एंड 2, वो कहां से लेके आए आप? 1 एंड 2 वाला इक्वेशन आप लेके आए इलास्टिक कोलिजन वाले डेरिवेशन से। तो सिर्फ उसी डेरिवेशन के जो भी फॉर्मूले से हमें V1 V2 मिला है, मतलब ये वेलोसिटीज हम सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स के तौर पे ही यूज कर सकते हैं। एवरीबॉडी गिव मी यस और नो इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। डन। मैं सब लोगों को ना एक टिप देना चाहूंगा, एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, उससे एंट्रेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर की सबसे बुरी बात यह है कि चैप्टर बहुत ही लेंदी है, यानी कि उसका जो कंसेप्ट लेवल्स है बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब अभी आप देख सकते हैं हम 2 दिन हो गए सिर्फ कोलिजन ही पढ़ रहे हैं, ये तरह का कोलिजन, वो तरह का कोलिजन, ऐसे कोलिजन में वैसा होगा, वैसे कोलिजन में ऐसा होगा, फिर इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा, कोएफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन ऐसा। लेंदी है, लेंदी है, पर डिफिकल्ट नहीं है। पर आप इस चीज से हार क्यों मान जाते हैं? क्योंकि आप रेगुलर रिवाइज नहीं करते। जब भी कोई लेंदी चीज होती है ना, तो उस लेंदी चीज को अगर आप पर डे रिवाइज करेंगे ना, जैसे कल का लेक्चर हुआ, अगर आज सुबह आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठते और आप कल के पीडीएफ को इजीली रिवाइज करते और फिर आते, तो आज का लेक्चर आपके लिए और बेहतर होता। पर आप क्या कर रहे हो? आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली आते हो। तो आपको पिछले लेक्चर का डेटा भी प्रोसेस करना है, आज के लेक्चर का डेटा भी आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है। आपका दिमाग स्ट्रगल कर रहा है कि पिछले लेक्चर में क्या बोला था और आज के लेक्चर में सर क्या बोल रहे हैं। जब कोई चैप्टर लेंदी होता है तो ऐसा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। इसका तरीका यह है कि आप या तो जो पीडीएफ्स आती हैं उनको रिवाइज करें, ठीक है, नहीं तो फिर धीरे धीरे जब ये चैप्टर आगे जाएगा, ये चैप्टर आपकी ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। ब्लैक लिस्ट समझते हो? आप बोलोगे ये चैप्टर मैं पढ़ूंगा ही नहीं। और अगर ये चैप्टर आपके ब्लैक लिस्ट में आ गया तो ऐसा समझ लीजिए कि एंट्रेंस में आप अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, जिनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगता, बस थोड़ा लॉजिक लगता है और आपके मार्क्स आपके हाथ में होंगे। तो अगर ये चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है ना, 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए, 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बाय डिफॉल्ट ब्लैक लिस्ट में होता है। और बोलते कौन इसको पढ़ेगा? है सिंपल, बट आप उसमें रेगुलर रिवीजन नहीं रखते, आप उसमें रेगुलरली अपना कंट्रीब्यूशन नहीं रखते। चैप्टर लेंदी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही अपन
तकरीबन 4 डेरिवेशंस पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ही हम तकरीबन 5 डेरिवेशंस पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में। टोटल इन्हीं के मिला के आपके 10 या 11 डेरिवेशंस हो जाते हैं टोटल। पोटेंशियल यहाँ पे 9 हो गए और 1-2 तो उधर हो ही जाते हैं। अलग से कैपेसिटर है, अलग से ये, इतना लंबा चैप्टर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगेन वहां पे बच्चा क्यों बीच में हार मान जाता है, उसको बीच में ही चैप्टर डिफिकल्ट क्यों लगता है? कनेक्टिविटी नहीं है ना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जैसे ही पीडीएफ्स आते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, फटाफट उसको उसी समय देख के निपटाओ, एक रिवीजन बनाओ। वरना आज अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो आपके दिमाग को आज ये चीज समझी होगी कि कैसे E बराबर 1 आया। अगर कल आपने रिवाइज किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने कल रिवाइज किया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की इक्वेशन क्या होती है, तो ये 2 स्टेप तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाने चाहिए थे। आखिर में उसके बाद मैंने किया क्या है? सिर्फ दोनों को डिवाइड किया है, खत्म हो गया। आगे की 4 लाइन सिर्फ डिवाइड है। उतना आपका दिमाग तो आज के लेक्चर में प्रोसेस कर ही सकता था, पर आपका दिमाग क्या प्रोसेस कर रहा है? आपका दिमाग आज के लेक्चर में प्रोसेस कर रहा है, सर ने ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखी कहां से, ये m1 u1 u m2 u2 कहां से आया? आपका दिमाग यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको आगे का स्ट्रगल तो पता ही चल रहा है। दिमाग सोच रहा है यार फर्स्ट इक्वेशन ही नहीं समझा, ये इक्वेशन ही समझा, तो आगे कहां से समझेगा? अगर आप नोटिस करेंगे ये डेरिवेशन सिर्फ इतना था, सिर्फ 4 लाइन का। डिवीजन करने के बाद हमने कैंसल आउट किया, थोड़ा शिफ्टिंग किया, हमारा E इज इक्वल टू 1 आ गया। इनइलास्टिक कोलिजन का तो कोई डेरिवेशन ही नहीं है। और अभी तक से सिर्फ फाइनल वेलोसिटीज के बारे में बताया, जिसमें हमने सिर्फ पुटिंग किया है। वी हैवंट डिराइव्ड एनीथिंग, वी हैवंट डन एनीथिंग, हमने सिर्फ पुटिंग किया। यहां से V2 निकाला, यहां पे पुट किया आंसर, और यहां से 1 और 2 निकाला। अभी तक से सिर्फ इतना ही लेक्चर है। सोच के देखो, अभी तक सिर्फ इतना ही लेक्चर, पर तुमको ऐसा लगेगा अल्लाह कितना पढ़ा दिया। तुम्हारा दिमाग उसको ना पाइलअप कर रहा है, इससे तुमको ऐसा लग रहा है कितना पढ़ा दिया। कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक से, 40 मिनट हुआ है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ 2 चीजें पढ़ाई हैं। पर आधे लोगों को पक्का ऐसा लग रहा होगा साला हेवी जा रहा है ये चैप्टर हेवी जा रहा है। यू माइट बी गेटिंग दिस फीलिंग कि चैप्टर हेवी जा रहा है। चैप्टर हेवी जाएगा ही तुमको, अगर तुम रेगुलरली इसको रिवीजन में नहीं। अभी सिर्फ 4 लेक्चर हुए हैं, सिर्फ 4 लेक्चर हुए हैं, अभी भी टाइम है। एक बार मैं चैप्टर में आगे मोमेंटम के बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में घुस गया तो तुम तो अपना सर ही पटक लोगे। न्यूमेरिकल्स 3-3 पेज के होने वाले हैं, आई गारंटी यू दिस पॉइंट। 3-3 पेज के न्यूमेरिकल को तुम्हारा दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आते? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता, टेक्स्ट बुक खोलो और लॉज ऑफ मोशन के पीछे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है जरा वो देख के बताओ ना कितने न्यूमेरिकल है। तकरीबन 17 से 18 न्यूमेरिकल मिलेंगे तुमको। एक एक न्यूमेरिकल अपने में एक खतरनाक चीज, एक एक न्यूमेरिकल अपने में खतरनाक। अभी तक से मैं न्यूमेरिकल पे आया भी नहीं हूं, और अगर ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होते हैं तो एंट्रेंस वाले न्यूमेरिकल्स तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होंगे। इधर ही हार मान जाओगे तो एंट्रेंस में तुम खुद ही बोलोगे वैसे भी अपने को बोर्ड का कुछ आता नहीं है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का काय को एंट्रेंस में अपना दिमाग खर्चा करने का। गया एंट्रेंस में भी ये चैप्टर ब्लैक लिस्ट में हो जाता है तुम्हारा। और अगर तुम किसी अच्छे बच्चे से या किसी अच्छे ऐसे बंदे से पूछोगे जिसने रैंक लेके आया है, उसको अगर पूछेगे इज द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन लाइक इट इज गुड कि मैं उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दूं, वो बोलेगा पागल है क्या, ऐसे चैप्टर को थोड़ी ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। आज संडे है ना, आज का लेक्चर होने के बाद 4 के 4 पीडीएफ पढ़ लेना। लगे तो अगर मुझे टाइम मिला तो 4 के 4 यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। आज संडे है, थोड़ा बहुत यूटिलाइज करो ताकि मंडे से जब तुम आओ तो तुम मेरे साथ रहो। अभी तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ 50% स्टूडेंट मेरे साथ नहीं है। जो 50% है मुझे दिख रहा है, जो रिप्लाई कर रहे हैं, जिनको हाँ या ना बोलने में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हाँ हम लोग आपके साथ है। 50% लोग अभी भी पिछले लेक्चर को ही प्रोसेस कर रहे हैं। आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज है कि भाई कोलिजन कौन सा होता है, कौन सा कोलिजन किधर होता है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट के बारे में एक चीज समझाई थी, किसी को याद है? अगर
कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ इन 2D, जिसका मतलब नॉन हेड ऑन कोलिजन। तो कैसे आप इस चीज को सॉल्व करो? नॉन हेड ऑन का मतलब क्या? पिछले लेक्चर में ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ये आके इससे ऐसा टकराता, इसको बोलते हैं हेड ऑन, सर से सर टकराना। इसको बोलते हैं 1D। 1D क्यों बोलते हैं इसको? कल जो पढ़ा है उसको 1D क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके सब एक ही लाइन में जा रहे थे, एक्स एक्सिस। आज ऐसा नहीं होगा। आज हम बोलेंगे जरूरी नहीं है कि सबके सब एक्स एक्सिस में ही आ रहे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके पास यहां पे एक और ऑब्जेक्ट है। कृपया चीजों को ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने लिए डिनोट कर देता हूं ताकि हमें उसमें कोई टेंशन ना हो, ठीक है। सो लेट्स डिनोट द एक्स एक्सिस फर्स्ट। सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और सपोज कीजिए ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मैंने कहां पे बनाया? एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट पे मैं वाई एक्सिस बना। अगली बात मेरी ध्यान से सुनना, ये जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा? ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां से आया है ऐसे, ये है इसका U1। डायरेक्शन देखो उसका आने का। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे आया, दिस इज U2। डायरेक्शन देखो उसका आने का। डायरेक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग लाइन ऑफ एक्शन पे थे ही नहीं, यानी कि ये लोग वन एक्स एक्सिस पे थे ही नहीं। ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन, या कभी कभी इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोला जाता है। एक्शन बोलिए या इंपैक्ट बोलिए, चलेगा। हालांकि आप जो चीज नोटिस कर रहे हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ एक एंगल बनाता है। दिस एंगल कैन बी ट्रीटेड एज अल्फा 1, दिस एंगल कैन बी ट्रीटेड एज अल्फा 2। टकराने के बाद क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात, टकराने के बाद दोनों के पास फाइनल वेलोसिटीज आएंगी। तो समझो टकराने के बाद ये व्यक्ति ऐसे चले गए, ऐसे, और टकराने के बाद ये व्यक्ति ऐसे चले गए। यानी कि ये जो वेलोसिटी का एरो दिख रहा है ये v1 है, और आपको ये जो वेलोसिटी का एरो दिख रहा है ये v2 है। टकराने के बाद भी देख सकते हैं कि ये भाई साहब बीटा 1 नाम का एक एंगल बना रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ, और ये भाई साहब बीटा 2 नाम का एंगल बना रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड हियर, ना टकराने के पहले ये लोग लाइन ऑफ एक्शन पे थे, ना टकराने के बाद ये लोग लाइन ऑफ एक्शन पे, यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट। ऐसे सिनेरियो को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए आपको स्केलर्स एंड वेक्टर के रिजॉल्व टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। आप इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। और रिजॉल्व करते समय मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टिप देना चाहता हूं। वेक्टर्स आर
always resolved from tail. Angles are always made with tail. ये टिप आप अगर आज सुन रहे हैं तो आप मुझे कभी ना कभी जरूर थैंक यू बोलेंगे इस टिप के लिए। अच्छे अच्छे लोगों को यहीं पे मार खाना पड़ता है। तो आप इस टिप को याद रखें। क्या बोलता है ये टिप, कैसे वर्क करता है टिप, मैं जरा आपको उसका ट्रेलर दिखाता हूं। आप ये बात जानते हैं कि मुझे u1 वेक्टर को रिजॉल्व करने की जरूरत है। u1 वेक्टर एट एन एंगल लाइन ऑफ इंपैक्ट पे गिर रहा है। क्या मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल रिजॉल्व कर सकता हूं, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से रिजॉल्विंग टेल के साथ की जाती है। यानी कि ये है वेक्टर का टेल जिसको पकड़ के आपको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्विंग आप जानते ही होंगे, रिजॉल्विंग बहुत ही बढ़िया चीज है। कैसे करते हैं आप रिजॉल्विंग? आप रिजॉल्विंग में दोनों वेक्टर्स को, एक वेक्टर को उसके दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो समझिए, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, बराबर। क्या आपने देखा कि हमने रिजॉल्विंग टेल के साथ की? दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वो तो और इंपॉर्टेंट है। एंगल्स आर मेड विद द टेल। क्या मतलब है इस चीज का? आप देख सकते हैं अल्फा वन एंगल यहां बन रहा है, पर अल्फा वन एंगल किसके साथ बन रहा है भाई? अल्फा वन एंगल हेड के साथ बन रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। अल्फा एंगल यानी वेक्टर का एंगल टेल के साथ बनना चाहिए। तो आप इस एंगल को अल्फा वन बोल दीजिए, चलेगा। थोड़ी ज्योमेट्री तो आपको आती ही है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u1 cos अल्फा वन, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u1 sin अल्फा वन। अगर आप मेरे स्केलर्स और वेक्टर्स मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर्स बैठे हैं तो आप जानते हैं कि जिस भी कंपोनेंट के साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट बन जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो कंपोनेंट साइन कंपोनेंट बन जाता है। इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं विद अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है। तो हम u2 वाले वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहेंगे। हम इसके नीचे एक इस तरह से वेक्टर लेके आएंगे, बहुत ही बढ़िया। और हम यहां पे एक इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर हम बनाएंगे। हमें अभी भी पता चला कि रिजॉल्विंग टेल के साथ किया जाता है, इसलिए हम टेल के साथ ही रिजॉल्विंग कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें अभी भी पता चला कि एंगल भी टेल के साथ बनना चाहिए, तो ये एंगल हम अल्फा 2 ले रहे हैं। ये u2 cos अल्फा 2 हो जाएगा और ये u2 sin अल्फा 2 हो जाएगा। काम खत्म हो जाता है। यानी कि आपने अपने u1 वेक्टर और u2 वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्या v1 और v2 को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल रिजॉल्व करने की जरूरत है। उनको क्यों छोड़ेंगे, उनको भी रिजॉल्व करेंगे हम। तो अगर आप u1 और u2 को रिजॉल्व कर चुके हैं तो v1 और v2 को रिजॉल्व करते समय वापस आप अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या हम रिजॉल्विंग टेल के साथ करना चाहते हैं, हेड के साथ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम रिजॉल्विंग हेड के साथ करना चाहते हैं कि टेल के साथ करना चाहते हैं। रिजॉल्विंग किसके साथ? टेल के साथ, ठीक है। क्या आप देख रहे हैं यहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो टेल के साथ ही फॉर्म हो रहा है। तो आपकी मेहनत बच गई। आप डायरेक्टली यहां से नीचे एक एरो मार्क लेके जाए वर्टिकल, आप डायरेक्ट एक यहां से एरो मार्क लेके जाए हॉरिजॉन्टल, आप यहां से भी नीचे की तरफ एक वर्टिकल एरो मार्क लेके जाइए, और आप यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल एरो मार्क लेके जाइए। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा कि एक आधे कंपोनेंट के साथ एंगल पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये वाले कंपोनेंट को आप लिखेंगे v1 cos बीटा 1, v1 sin बीटा 1। आप इसको लिखेंगे क्या? v2 cos बीटा 2, v2 sin बीटा 2। आपकी रिजॉल्विंग पूरी तरह से डन। चेक कर लीजिए, एक बार घूर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए।
आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठे हैं? सबके पास पेन पेंसिल नोटबुक है? एक बार हो जाए अपने खुद के नोटबुक में। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे ट्राई? मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट का समय। एक बार जरा इसको ट्राई कर लीजिए, प्लीज मेरी बात मानिए। ये चीज आपको आगे बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। जस्ट ट्रस्ट मी, ड्रॉ द 2 सर्कल्स, टेक इनिशियल वेलोसिटीज। इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखने में लगता है समझ में आ गया, पर एक बार जब खुद का हाथ चलेगा मजा आ जाएगा। टेक 2-3 मिनट्स एंड ट्राई इट आउट, जल्दी करो, क्योंकि इसके आगे टॉपिक कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस सौरभ। लाइन ऑफ इंपैक्ट पे, और ऑब्वियसली बात, जहां दोनों कोलाइड करेंगे वहां सेंटर पॉइंट आएगा, और क्या। वन सेंटर इज हियर, जो एक्सिस का सेंटर है। वन सेंटर इज हियर, ये जो सेंटर है ऑब्जेक्ट का, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आना चाहिए। और दोनों ऑब्जेक्ट जहां टच होते हैं वहां पे आपका एक्सिस टाइप आप बना सकते हैं। अरे नहीं होगा नहीं, ऐसे डायग्राम बनता है। पहली बात तो दोनों लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आ नहीं रहे, और तुम बोल रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर भी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली बात है, लाइन ऑफ इंपैक्ट वहीं से गुजरती है जहां से वो दोनों टच होते हैं। जिसका डन होगा फटाफट बोलेंगे, और किसी को अगर डाउट है तो पूछेंगे।
पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब आप सब लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी है। याद रखिए, आप उन वेलोसिटीज को भाव देंगे जो वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हैं। हो सकता है कोई कोई बच्चे ऐसे हों कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि सर लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। वो डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपैक्ट का होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब आपको फोर्स लगा, तो आपने उन वेलोसिटीज को सबसे पहले भाव देना है जो वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट में है। इन सारी वेलोसिटीज को मैं येलो कलर में शेड कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जा रही है, ये वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जा रही है, ये वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जा रही है, ये वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जा रही है। चार वेलोसिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रही है। यहां पे बहुत सारे बच्चे एक गलत थिंकिंग लेके आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने बोला जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है। मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। दिस u1 cos अल्फा इज इन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर v1 cos अल्फा बीटा 1 और v2 cos बीटा 1 तो सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये दोनों थोड़ी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आप इनको कैसे बोल रहे हो? अरे बाबा मैंने बोला ही नहीं कि एक्स एक्सिस के ऊपर, मैंने बोला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। बची हुई चार वेलोसिटीज पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो वाई एक्सिस की डायरेक्शंस में जा रही है। आप इन चारों वेलोसिटीज को, जिनको मैंने ब्लू कलर में शेड किया है, जरा इनको चेक करें, ये वाई एक्सिस में जा रही है। इनके बारे में बातचीत बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग उन वेलोसिटीज के बारे में बात करना चाहेंगे जो एक्स एक्सिस में जा रही है। सबसे पहली वेलोसिटी u1 साइन अल्फा 1, ये एक वेलोसिटी थी। उसके बाद u2 साइन अल्फा 2, ये एक वेलोसिटी थी। v1 नहीं, साइन नहीं, कॉस था ना, कौन सी थी? u1 कॉस अल्फा 1, u2 कॉस अल्फा 2, v1 कॉस बीटा 1, v2 कॉस बीटा 2। आप देख सकते हैं ये वो चारों कॉस वाली हैं, येलो वाली, जो किसमें है? जो सारी की सारी एक्स एक्सिस में है। अब आपने एक अच्छी वाली चीज ध्यान में फिट करनी है। वो क्या चीज है जरा ध्यान से समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। When we apply conservation of momentum, we should use velocities along line of impact। जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हो या कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, आप उन वेलोसिटीज का प्रयोग करें जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के ऊपर है या लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखते थे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, अगर आपको याद होगा तो। पर आप खुद से जानते हैं कि u1 नाम की वेलोसिटी
लाइन ऑफ इंपैक्ट पे नहीं है, u2 भी नहीं है, v1 भी नहीं है, v2 भी नहीं है, तो कौन है? ये चारों है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे m1 u1 cos alpha 1 प्लस m2 u2 cos alpha 2 बराबर m1 v1 cos beta 1 प्लस m2 v2 cos beta 2। इतनी आसान सी बात अगर आप टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे, पहली बात तो टेक्स्ट बुक ने रिजॉल्विंग नहीं दिखाया है। कभी अगर लेक्चर के बाद टेक्स्ट बुक ओपन करना चाहो तो जरूर ओपन करके देखना, टेक्स्ट बुक ने रिजॉल्विंग दिखाया नहीं। टेक्स्ट बुक ने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया है, m1 u1 cos alpha 1 m2 u2 cos alpha 2 m1 v1 cos alpha beta 1 m2 v2 cos beta, डायरेक्ट लिखा है। तो आप पहले समझें कि ये फॉर्मूला आया कैसे, आप समझें कि हमने u1 क्यों नहीं लिया, हमने इसकी जगह पे u1 cos alpha 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये वो वेलोसिटीज हैं जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के रास्ते में आती हैं। अगर आप अपना E का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, E का फॉर्मूला क्या है आपका, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। इस फॉर्मूले में भी आप यही वाली बात को याद रखेंगे। क्या v1 और v2 और u1 और u2 लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। तो आप इनके बदले वो वेलोसिटीज को पुट करें जो लाइन ऑफ इंपैक्ट में आ रही हैं। v1 का कौन सा बंदा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आ रहा है? v1 का जो बंदा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आ रहा है वो कौन सा बंदा है? v2 माइनस v1 एंड नीचे था u1 माइनस u2 बराबर। अब v2 की जगह पे आप क्या लिखना चाहेंगे? E बराबर v2 cos बीटा 2 माइनस v1 cos बीटा 1 होल डिवाइडेड बाय u1 कितना है भाई? u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 cos अल्फा 2। तैयार है आपका E का फॉर्मूला। रट्टा मारने का नहीं, खुद को समझाने का कि अपन ने ऐसा ऐसा क्यों किया। अगर आप रट्टा नहीं मारोगे, समझोगे, तो कभी भी नहीं भूलोगे। और अब आप ये दो फॉर्मूले जिसको मैंने अभी शेड किया, ये दो फॉर्मूले आप कब यूज करोगे भाई? कब यूज करोगे ये दो फॉर्मूले? हर बार यूज करोगे कि स्पेशल केस के लिए यूज करोगे? ये दो फॉर्मूले आप कभी भी यूज करोगे कि कोई स्पेशल केस के लिए यूज करोगे? वो स्पेशल केस क्या है? क्या है वो स्पेशल केस? क्या है वो स्पेशल केस? जब आपका कोलिजन नॉन हेड ऑन कोलिजन हो, यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ना हो। इसको 2D इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं दो कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, इसलिए 2D बोला जा रहा है। नॉन हेड ऑन का मतलब क्या होता है? जब वो दोनों के दोनों लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ना आते ना जाते। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एकदम मजा नहीं, सिंपल था। पक्का? ओके, नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन चार येलो वेलोसिटी के बारे में तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या तुम चार ब्लू कलर की वेलोसिटीज को देख पा रहे हो? बराबर। अनुराग सिंह, होल्ड ऑन बेटा, होल्ड ऑन। करेंटली आप इतने वो नहीं हुए हो कि आप सीधा अभी न्यूमेरिकल्स भी देखोगे, आप कंसेप्ट भी समझोगे। आराम से सब करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए आप, और आप पहले कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सब होने वाला है, आप पहले कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर। मेरे को सबसे बड़ा जो टेंशन आ रहा है वो ये है कि तुम कंसेप्ट डाइजेस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक बार तुम कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर लो, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? चार ब्लू कलर की वेलोसिटी सबको दिखाई दे रही है?
चार ब्लू कलर की वेलोसिटीज कौन से डायरेक्शन में? चार ब्लू कलर की वेलोसिटीज कौन से डायरेक्शन? आर दिन वाई डायरेक्शन? एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम बता सकते हो वाई डायरेक्शन की खासियत क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द खासियत ऑफ वाई डायरेक्शन? सोचो और बताओ वाई डायरेक्शन की खासियत क्या है। मैं बताऊं? नो फोर्स इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। सोच के देखो मैंने क्या बोला था। लाइन ऑफ इंपैक्ट यानी कि एक ऐसी दिशा जिसमें फोर्स लग रहा है, बराबर है? यानी कि अगर आप वाई डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, वो हमारे लिए लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है। हमारे लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है, यानी कि उस वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? फोर्स, फोर्स। अरे आज सब लोगों को क्या हो गया है? क्या हो गया सब लोगों को? एक एक करके सब लोग अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। बंद रखो ना रे। गौरी, उसके पहले मयूरी। अरे फिर मेरे को एडिटिंग करना पड़ता है, फिर मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, फिर तुम लोग ऐसे ही यूट्यूब के वीडियो में भी आओगे। आना चाहते हो यूट्यूब के वीडियो में? आ जाओ, कर लो, वीडियो ऑन कर लो। फिर मेरे को वो पर्टिकुलर पार्ट एडिट करना पड़ता है। फिर आजकल तो मैंने एडिट करना ही छोड़ दिया, ऐसे ही डाल देता हूँ। पहले मैं एडिट करता था क्योंकि आधे लोग तो सोए हुए मिलते थे, याद है तुम लोग को? आधे लोग तो सीधा मस्त एकदम बिस्तर में, एकदम वो भी अपन सुबह 5 बजे 6 बजे मिलते थे ना। क्या क्या आता था नजारा, एकदम सोते हुए एकदम बिस्तर में मस्त। मैं बोला ऐसा वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो कौन देखेगा? हाफ ऑफ द पीपल विल थिंक ये इसके इसके लेक्चर में सारे सो रहे, कौन कौन इसका लेक्चर देखता होगा। इसलिए एडिट करना पड़ता था मुझे। अपन ऐसा चुन चुन के उनको निकाल के बाहर फेंकते थे। चलो कोई बात नहीं। ओके, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है वाई डायरेक्शन में। आई होप ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है। अब मैं आना चाहता हूं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। तुम जानते हो न्यूटन्स ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा? न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा F इज इक्वल टू dp बाई dt। यानी कि अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है तो वहां पे मोमेंटम में बदलाव आना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव आना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पे बदलाव आना चाहिए। और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो बदलाव नहीं आना चाहिए। इफ F इज इक्वल टू 0 देयर विल बी नो बदलाव। यानी कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट will not change. Please put your brains here. I am writing momentum of the object. मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई मुझे बता सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? एक वर्ड ऐसा है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जमीन आसमान का फर्क ले आता है। क्या तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक ऑब्जेक्ट की बात करते हो कि सिस्टम की बात करते हो? किसकी बात करते हो? कम ऑन एवरीबॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डू यू टॉक अबाउट अ सिंगल ऑब्जेक्ट और डू यू टॉक अबाउट द एंटायर सिस्टम? You talk about the entire system. Currently I'm not talking about the entire system. I'm talking about just the object. Momentum of object will not change. ऑब्जेक्ट का मोमेंटम नहीं बदलेगा। हमारी नॉलेज के हिसाब से force in y-axis is 0. That means there will be no change in momentum in y-axis. पहले तो y-axis की वेलोसिटीज को उठा के लाओ। एक ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी है u1 sin अल्फा 1 और उसी की बाद में वेलोसिटी है v1 sin बीटा 1। यकीन नहीं आता? ऊपर जाके देखते हैं। सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्ट को देखो, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को देखो। उसकी y एक्सिस की वेलोसिटी u1 sin अल्फा 1 है, उसके y एक्सिस की जाने वाली वेलोसिटी v1 sin बीटा 1 है। इस ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी इनिशियल है, ये वेलोसिटी फाइनल है। तो
हम लोग अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात माने तो इसकी पहले वाली मोमेंटम यानी कि इसके साथ m1 मल्टीप्लाई करो, m1 u1 साइन अल्फा 1 विल बी इक्वल टू m1 v1 साइन बीटा 2 बीटा 1। क्यों? क्यों? क्योंकि मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आया। मोमेंटम में बदलाव ना आने का मतलब इनिशियल मोमेंटम किसका? ऑब्जेक्ट का बराबर होगा फाइनल मोमेंटम किसके? ऑब्जेक्ट से। बदलाव ना आने का मतलब, बदलाव ना आने का मतलब पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होगा। किसका? किसका? I am not talking about conservation of momentum. I am talking about just momentum with respect to Newton's का second law. That is, I am talking about momentum of a single object. किसी को समझा? किसी को समझा? बस यही छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको ये एंट्रेंस वाले समझ जाते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। बस यही फर्क है तुम में और हम में और उनमें, बस यही फर्क है। उनको रेगुलर लेक्चर में ये बात बताई जाती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, तो उस डायरेक्शन में आने वाला मोमेंटम सेम होगा। एक डायरेक्शन में, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पहले तुम क्या सोचते थे? ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा क्या? नहीं लगा, तो इसका पहले वाला मोमेंटम बाद वाला मोमेंटम सेम होगा। अब तुम सोचो इस ऑब्जेक्ट को तीन डायरेक्शन में तोड़ो। अब तुम खुद से ये पूछो, क्या इस ऑब्जेक्ट पे वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। वाई एक्सिस के मोमेंटम सेम। एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो वाई एक्स एक्सिस के मोमेंटम सेम नहीं होंगे। मतलब तुम एक्सिस वाइज भी बात कर सकते हो। मैं जा रहा हूं ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे। ऑब्जेक्ट नंबर 2 में u2 साइन अल्फा 2 v2 साइन बीटा 2 बराबर है, तो क्या ये भी मोमेंटम सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। कैसे लिख सकते हो तुम? m2 u2 साइन अल्फा 2 is m2 v2 साइन बीटा 2। दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2। काम खत्म। क्या आपको ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? क्या आप इसको दिमाग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर? प्लीज, मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाया है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने इधर लगाया। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप सिस्टम की बात करते हो। इधर सिस्टम विस्टम नहीं बोला, इधर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के वाई एक्सिस के मोमेंटम्स को हमने इक्वल किया है। दूसरे ऑब्जेक्ट के वाई एक्सिस के मोमेंटम्स को हमने इक्वल किया। क्यों इक्वल किया है? क्योंकि वाई एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रही, इसलिए इक्वल किया। दंदनादन दंदनादन दंदनादन। पक्का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगली जो चीज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या मतलब है इंपल्स ऑफ फोर्स का? समझाता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ देखा था अभी अभी, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अभी अभी ऊपर मैंने लिखा था न्यूटन सेकेंड लॉ, इसलिए इंपल्स ऑफ फोर्स टॉपिक लगे हाथ निपटा लेते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के अभी चर्चे हो रहे हैं, तो क्यों ना उसी चर्चे में ये भी चर्चा निपटा ले। F इज इक्वल टू dp बाई dt। तुम अगर dp का यहां से वैल्यू लिखोगे, इट विल कम आउट टू बी F डॉट dt। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस dp को डिफाइन करके बताओ, तो dp विल बी कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम।
सिर्फ डीपी को डिफाइन करने के लिए बोला मैंने। डीपी इज चेंज इन मोमेंटम, इसी को बोला जाता है इंपल्स ऑफ द फोर्स। इंपल्स ऑफ द फोर्स, एक झटका। हालांकि अभी अभी अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा? अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं तुम्हें इंपल्स ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में डेफिनेशन, इसके रिस्पेक्ट में डेफिनेशन होगी फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन को भी इंपल्स ऑफ फोर्स ही बोलते हैं। पर अगर एक फोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी लगता है तो क्या उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम आएगा? आएगा ना। फोर्स लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। इसी चेंज इन मोमेंटम को आप इंपल्स कहते हो। एग्जाम्पल नेल एंड हथौड़ा, हथौड़ा हैमर। आप जब किसी नेल पे हथौड़ा मारते हैं तो आप टक, खत्म। आप जो फोर्स नेल पे लगा रहे हो वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हो। द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द नेल इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्या मोमेंटम में बदलाव आएगा? आएगा। और उसी मोमेंटम के बदलाव को आप इंपल्स ऑफ फोर्स बोलते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, बॉल एंड बैट। जब बॉल बैट पे लगती है तो बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट टाइम क्या ज्यादा होता है कि कम होता है? बहुत ही कम होता है। बॉल बैट से लगती है, निकल लेती है, नेल के ऊपर हथौड़ा पड़ता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पे भी आप बोल सकते हो कि जो फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और इस फोर्स की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आएगा उसी को आप बोलोगे इंपल्स ऑफ द फोर्स। किसी के दिमाग में बात छप रही है? इंपल्स ऑफ फोर्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय जे वेक्टर। तो ये बात भी अपने दिमाग में रखना। कहीं कहीं पे तुम्हें जे वेक्टर का फॉर्मूला ऐसा मिल जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी टी, तो टेंशन में मत आ जाना कि ये चीज क्या है। इंपल्स को जे से भी डिनोट करते हैं। जे मतलब चेंज इन मोमेंटम। हा या ना? क्या आपको इंपल्स के बारे में बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का आगे के मेनू के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर के आगे के मेनू में दो चीजें, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स और दूसरा है सेंटर ऑफ मास। बस ये दो चीजें आपके चैप्टर में आगे बची जो आपके चैप्टर को समाप्त करती। पर ये दो चीजें इस चैप्टर की सबसे खतरनाक चीजों में शामिल होती है, स्पेशली मोमेंट ऑफ फोर्स। आप किसी 12वीं क्लास के बच्चे को उठा के उसको बोलना जरा मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स लगा के दिखाना जरा एक जगह पे, उसको वो भी नहीं आएगा। आधे लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना ही नहीं आता। आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना आगे जाके आपका भला होगा, वरना बेटा पछताओगे। सेंटर ऑफ मास बहुत आसान चीज है, बस कुछ दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, बस आपका ये काम हो जाएगा। पर मोमेंट ऑफ फोर्स में आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इन दोनों टॉपिक्स का इसके पहले टॉपिक्स का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये दोनों टॉपिक्स समझने के लिए इसके पहले वाले टॉपिक्स की कोई जरूरत नहीं। तो आपको इनके पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं सारे के सारे आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि अपना 70% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमारा 30% ऑफ चैप्टर बचा है, जिसमें 15% चैप्टर मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर है और 15% चैप्टर सेंटर ऑफ मास के ऊपर। और हमारे बचे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
हो सकता है कि अगले लेक्चर में आने के बाद मैं कोलिजन के ऊपर के सारे न्यूमेरिकल्स पहले हम निपटाएं, उसके बाद फिर हम मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ ये सेंटर ऑफ मास की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ मास का पिछले वाले टॉपिक से कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों ना पहले हम कोलिजन से रिलेटेड सारी बातें कर ले। अगर उसके ऊपर कोई पीछे न्यूमेरिकल्स हैं तो पहले वो निपटा ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले क्या मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये कोलिजन वाला पार्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एक बार अच्छी तरह से पढ़ के, पूरे नोट्स वोट्स पूरा तगड़े देख के बना के सब आओगे? कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर? पक्का? अबे हाँ ना तो बोल दो। श्योर है? श्योर है? श्योर है? पक्का? बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं क्लास अगले लेक्चर में, टाइमिंग आ जाएगा आपको। चलो टेक केयर, बाय।